एडवोकेट रविंद्र शर्मा, जो चीफ स्पोक्स पर्सन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वेल, आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन करती है, और जब जब चुनाव आते हैं आप इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। क्या आप एक कम्युनिटी को अपीज करना नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये देश में सेकुलरिज्म है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म की आज़ादी है, और आप खाने पीने पे, आप लिबास पे इतने पर्टिकुलर क्यों है? तो एक देश जो है वो ये भी देखेगा कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, अपने घर में क्या खाएगा। अगर लड़की को पर्दा करती है यहाँ पे तो हम उसको बुरा नहीं मानते। तो कहीं अगर उनके धर्म में हिजाब जब पर्दा है, वो अपने अपने ढंग से पर्दा है, कोई सर ढकता है, वैसे भी महिलाओं की एक मर्यादा बनी है, और उसमें इतनी गंभीर क्या बात है? वो तो उनका इलेक्शन मुद्दा था, उन्होंने किया, तो तभी तो हम कहते हैं। आज तक तो कहीं पे ऐसा हुआ नहीं। जब हमने अपने धर्म की आज़ादी दी हुई है, आप यहाँ भी तो देखते हैं जम्मू कश्मीर में महिलाएं, उनको जागृति करने की बात है। कोई बुर्का करता है, कोई पर्दा करता है, हिजाब, बच्चियाँ एक छोटा सा मास्क लगाती हैं क्योंकि किसी की बुरी नज़र ना पड़े, या उनके लिए अगर इस तरह सा को मतलब सोशल कोड ऑफ कंडक्ट या ड्रेस कोड है, तो हम उसको बुरा क्यों मनाते हैं? अगर हम कोई भी रंग लगा के, माथे पीट के लगा के हमारा धर्म है, हमको आज़ादी है, कोई नहीं पूछता, तो दूसरों को क्यों पूछा जाए? वैसे इसका सवाल क्यों है? ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा तो नहीं है जी। एक कम्युनिटी अगर कहती है कि इससे हर्ट होता है तो ठीक है, उन्होंने मर्जी से हिंदुस्तान चुना था, जिनको जाना था वो चले गए, उसके 2 गुना यहाँ पे रहे, वो इसको अपना देश मानते हैं। तो हम ये नहीं समझते कि इससे कोई हमें एतराज़ होना चाहिए। देश एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर जा रहा है, सरकारें कोशिश कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी लगेगा? नहीं, आपको भी कोई कोड पहनना जो मैंने पहना है? देखिए रविंद्र जी, अगर आपको एक कॉलेज स्कूल में यूनिफॉर्म तय है, तो फिर अगर कोई हिंदू भगवा कपड़े पहन के आ जाएगा कि मैंने यही पहन के आना है, नहीं है, और वो हिजाब पहन के आ जाएंगे, तो पर्दा एक अलग बात है। लेकिन ये है कि हमको इस देश को बांटना नहीं चाहिए। देखो, आज तक आप भी शुरुआत तो आप ही से नहीं 75 साल ऐसा डिबेट शुरू नहीं हुआ। विनोद जी, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 20-25 साल से आप भी हैं, मैं भी आपके साथ साथ थोड़ा थोड़ा छोटा पत्रकार करता हूं। गुरु है जी, आप सीनियर हैं मुझसे। मुझे बताइए कि जी किस डिबेट में देश को हमने लगा दिया है जी, कि पहनना क्या है, खाना क्या है, कपड़ा क्या लगाना है, चलना कैसे है। तो हम एक प्रोग्रेसिव देश की तरफ चले थे, दुनिया को हमने सिखाना था, सहनशीलता का सबक हमने दुनिया को पाठ पढ़ाया जी, रिलीजियस टॉलरेंस का पाठ हमने पढ़ाया, और हम इनटॉलरेंट देश हो रहे हैं कि कौन क्या करता है वो भी हमको आपत्ति हो, क्योंकि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं। सिख भाई माइनॉरिटी में है, कोई पारसी हैं। यहाँ मानेक शाह पारसी थे, उन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी विजय की, फील्ड मार्शल मानेक शाह जी, तो उनका भी भूमिका भी तो इतनी है जी। देश की आज़ादी के बाद हम क्यों इस शक की नज़र और ये क्यों इन्फोर्स करना चाहते हैं? हाँ, वो चीज़ जो मुझे हर्ट करती है, किसी दूसरे धर्म को हर्ट करती है, या उनके धर्म में खलल करती है, ये मेरी जाती राय है। जितनी मेरी सोशल, कानूनी, सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल सोच है, जितना हम इतनी पाबंदी लगाते जाएंगे और इन चीज़ों पे खलल डालेंगे, देश में तनाव पैदा होगा जी। जो ज़रूरत है वो ठीक है, ड्रेस कोड है, फलानी चीज़ें हैं किसी जगह पे, वो तो पिछले दिनों कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम के लिए कुछ आर्डर निकाला था कि उनके हेड कवर के लिए कुछ, तो वो यहाँ से टिप्पणी आ गई कि जनाब ये धार्मिक आस्था में खलल हो गया। तो ना हमारा कोई ऐसा इरादा है किसी धार्मिक आस्था में खलल पैदा करने का। उसकी क्लैरिफिकेशन की थी कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में चोरी चकारी अनफेयर मीन को रोकने के लिए तरीका है जी। ना ये मुस्लिम धर्म की आस्था में खलल है, ना ये किसी को खुश करने का। जी। कईयों ने मान लिया था कि कांग्रेस हिंदुओं को खुश करने के लिए ये कर रही है, आपको याद है ना जी, उसमें बड़ी टिप्पणियाँ हुई थी। तो अब अगर वो कहते हैं कि हिजाब या उस पर कोई पाबंदी, तो आप दूसरी आप बात कह रहे हैं कि आप विज़न करते, मैं नहीं मानता। जी। हम रिलीजियस अफेयर्स में कम से कम इंटरफेरेंस होनी चाहिए। जी।
और देश के लिए हम सब एक हैं। मेरा लेकिन आगाज तो तभी से शुरू हो गया था अपीसमेंट का, जब शाहबानो केस हुआ, बाटला हाउस इनकाउंटर पे घड़ियाली आंसू रोना, फिर मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान में जाकर के। शाहबानो से देश को क्या नुकसान हुआ, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाला है सिलेक्शन पैनल से, इस पे सवाल विनोद जी नहीं करता। जी, डेमोक्रेसी का वो सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से करूंगा। नहीं, मेरे से भी पूछिए ना। जी। हम क्यों कहते 146 एमपी निकाल करके आप वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आपने बड़ी आसानी से बदला और किसी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा। शाहबानो का बहुत सवाल गर्म है 40 साल के बाद भी, कि वो एक समाज ने कहा कि नहीं ये इंटरफेरेंस है हमारे, तो थोड़ी देर के उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपने 3 तलाक भी की। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना, को सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, डिल्यूट कर दिया, वो कोई सिरे से खारिज कर वो दिया। किसी को दूसरे को, हिंदू धर्म को उससे कोई नुकसान नहीं होता था, किसी दूसरे धर्म को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन उनकी अपनी एक धार्मिक वो आस्था थी, वो अलग बात है। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि वो फैसला भी अगर आप समझते हैं कि गलत था, लेकिन उससे किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं हो रहा था जी, उनको ही नुकसान हो रहा था। महिलाएं, बेटियां, बहू, बीवी उसी धर्म की थी। उनके धार्मिक लोगों को निकलना चाहिए। वक्त बदलेगा, बदल गया, बाद में मेंटेनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करता है, लेकिन इससे तो सबको नुकसान हो रहा है। देश के चीफ जस्टिस से दुनिया, हिंदुस्तान और नागरिकों के अलावा भी जो लोग हिंदुस्तान में हैं, देश के नागरिक नहीं है, अगर कोई है इस देश में, तो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज बाहर निकालना, इससे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ बेइंसाफी क्यों है? आप सीधा संकेत देना चाहते हैं कि हम तानाशाह हम नहीं मानते। आपने 146 एमपी को सवाल खड़े करने में कहा बाहर निकालो, और वो बिल पास तो आप नहीं करना था, मजाटी है। जितना मर्जी अच्छा बोलते रहे, बोलते तो बेनकाब होते कि क्यों मुख्य न्यायाधीश को निकालना। प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन, 2 तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और अब उनको निकालना चंद्रचूड़ जी को कि आप जिसको मर्जी इलेक्शन कमीशन बनाएं। टीएन सेशन तो दूर है, टीएन भी नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं। आपने एक मंत्री अपना बिठाना है, तो आप 2 लोग यहाँ हो, एक कैमरा में, तो मैं अकेला हूँ, तो 2 मेजॉरिटी तो इज अथॉरिटी। तो क्या बताना चाहते हैं देश को कि जमहूरियत होस्टेज है, डेमोक्रेसी होस्टेज है, हाईजैक्ड है। ये मैं आना रहा हूँ, उसका असर हर नागरिक पर पड़ता है। देश के चुनाव व्यवस्था जो है उसको हाईजैक करना, ये उससे भी गंभीर बात है विनोद जी। और ये बातें जो है, इसके लिए आम आदमी को जो है वो मेरे ख्याल से खड़ा होना चाहिए। नहीं तो आप जो मनमर्जी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, चुनाव से पहले क्यों ऐसी ज़रूरत थी? कन्विंस करें देश को जी, क्यों ज़रूरत थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकालना। लेकिन सरकार का या प्रोसीडिंग का ये आरोप है कि उन सदस्यों ने तोड़फोड़ की है, नियमों का उल्लंघन किया है, उसको बेस बनाकर नहीं, वो सदस्यों को छोड़ दो, किया है सत्र के लिए। सदस्य की बात छोड़ दो ना, मैं चीफ जस्टिस की, उसने कौन सा नियम तोड़ा? जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालना, इस पे देश को कन्विंस करे प्रधानमंत्री। देखिए रविंद्र जी, आपको एक मौका मिल गया, यानी कांग्रेस को, इवन इंडिया अलायंस को एक मौका मिल गया कि ये पब्लिक के बीच में पेनिट्रेट करो और ये बताएं कि किस तरीके से मौजूदा एनडीए सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस जूरी से निकाल दिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन को। हमको बताने की जरूरत क्या होनी चाहिए? देश जागृत होना चाहिए। हम ये बता रहे हैं, वो तो निकाला स्पीकर और लीडर अपर हाउस के राज्यसभा के चेयरपर्सन ने उनको सदस्य को निलंबित किया है, वो भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीजेपी अपने टाइम क्या क्या करती रही, वॉकआउट करती रही, लेकिन 146 एमपी तो नहीं निकालेंगे। 1, 2, 4 इंडिस्प्लिन हो सकते हैं। लीडर ऑपोजिशन खाड़गे साहब भी इंडिस्प्लिन हैं, उनको भी हक नहीं है बोलने का। शशि थरूर जैसे लोग जो इंटरनेशनल यूएनओ में रहे और उनको भी बोलना नहीं आता। तो क्या बताना चाहते हैं आप देश को? और बड़े बड़े जो है वो हमारे नेता आपने सस्पेंड तो सब पार्टियों की, और जो ज़्यादा बोले वो मित्रा जैसे उसके खिलाफ कोई केस बना के उसको वैसे ही दफ़ा कर दो। कोई और बोले तो राहुल गांधी की तरह सस्पेंड करो और तो निकाल दो। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राहत देता है, इसलिए वो चीफ जस्टिस जो है वो पैनल में नहीं हो सकता। इसलिए ये नया मॉडल है मोदी शाह जी का, डेमोक्रेसी और चुनाव से पहले। तो अगर ऐसा ही चुनाव देश चाहता है
तो आप क्या कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ईवीएम पे भी आप ईवीएम भी रखो। ईवीएम के अंदर एक पेपर है, उसका खर्चा करोड़ों रुपए का है, जिसमें आप वोट डालते हो तो आपको दिखता है। वो पर्ची जो है वो बैलेट बॉक्स में उसी वक्त डलनी चाहिए। दोनों की गिनती करो, क्यों सवाल खड़ा करेंगे। अगर भ्रम भी है, देश दुनिया के 16 देशों ने उसको बंद कर दिया, और जिस इटली ने ईजाद किया बंद कर दिया, अमेरिका जैसे कंट्री में बंद हो गया, कोई तो वजह होगी। यहाँ होता है या नहीं होता हमने नहीं इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अगर 16 देशों में जहाँ ईजाद हुई चीज़, इन्वेंट हुई, उन्होंने समझा कि यहाँ हो सकता है, तो फिर यहाँ बोलना भी मना है। कोई 100 पिटीशन हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्यों, सरकार में हिम्मत है तो करे ना, कि ठीक है वो कोई खर्चा नहीं, एक बक्सा रखना है, वो पर्ची दिखती है, उस पर्ची को डाल दीजिए बक्से में, मशीन का नंबर भी काउंट करिए, वो भी करिए। और मुझे याद है गुजरात इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट गई थी कांग्रेस पार्टी कि अब पोलिंग हो गई है, 25% मशीनों को रैंडमली आप जो है वो उठा लीजिए, और वो पर्चियाँ उनको भी चेक करिए, और क्या मिलती है, टैली करती है जी, लेकिन वो उसमें हम कामयाब नहीं हुए जी, ठीक है। लेकिन जनता की अदालत में जाएंगे, और अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन जनता तो उसी ईवीएम के जरिए वोट डालेगी। जी। तो हम एक मांग कर रहे हैं, मेरी जाती राय है, ये मांग उठ रही है, अभी इंडिया अलायंस ने कहा या नहीं कहा, लेकिन यह है कि चुनाव की क्रेडिबिलिटी नहीं खत्म होनी चाहिए। इस देश में हमने दुनिया को मर्यादा सिखाई कि हम दुनिया में वो विचित्र देश में जहाँ धार्मिक टॉलरेंस है। महात्मा गांधी का स्लोगन क्या था? रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक आपने सहनशीलता, कि भाई उसी से उन्होंने सारे देश को इकट्ठा किया, सब जाति धर्म को इकट्ठा किया, और आज देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज तो इसमें कई किस्म के बीज बोगे थे, विभाजन भी कर गए, और उनका बस चलता तो वो दलित देश भी बनाते, वो एक और देश भी बनाते। इसलिए सर मेरा ये मानना है कि हमको ये सेंसिटिव मामला है, नाजुक चीज़ है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए निर्माताओं ने लिखा था कि पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स नहीं किया जाता, लेकिन आज तो पॉलिटिक्स है ही नहीं, रिलीजन ही है। और चलेंगे जूँ जूँ राम मंदिर का मसला आएगा, घर घर चंदा होगा, पहले ईंटें इकट्ठी हुई थी, तो ये तो ऐसा करेंगे लोगों का ध्यान उस तरफ, वो नौकरी ना मांगे, रोजी रोटी ना मांगे, महंगाई के खिलाफ ना बोलें। लेकिन धार्मिक आस्था तो मैं समझता हूँ धर्म अपने अपने ढंग से मनाते हैं। चलो, उन्होंने डोनेशन शुरू किया, आपने भी आज से शुरू कर दिया है। हमने तो पार्टी के लिए यस की है, क्राउड फंडिंग 1920-21 में महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि पूर्ण स्वराज लेंगे, पूर्ण आज़ादी लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले शुरू में पूर्ण आज़ादी की मांगे नहीं कोई उठाता था। एक दहशत का माहौल उस तरफ उस वक्त भी था जो आज है, कि भाई तो लोग कहते थे अटानमी दे दो, सेमी इंडिपेंडेंस दे दो। आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस ने हिम्मत की और वो कहते थे पूर्ण स्वराज। उसके बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी के किनारे पे, आपको याद होगा 26 जनवरी 1929 को कहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा लक्ष्य है जी। बहुत हलचल देश में हुई थी। तो 20-21 में लोगों को कहा कि चंदा दे दो। महात्मा गांधी निकले, 25 पैसे थे, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपये कम से कम लक्ष्य है, तो उन्होंने किया, आज़ादी की जंग लड़ी। आज एक दूसरी आज़ादी की जंग है। चीफ जस्टिस भी इलेक्शन कमीशन के पैनल से बाहर, आप कोई चीज़ मानेंगे नहीं। और इसलिए ये तो संविधान की डेमोक्रेसी को बचाने की बात है, जीत हार की बात तो कहाँ रह गई, वो तो अलग बात है। 63% वोट है इंडिया अलायंस के पास, सब दुनिया ने देखा जब अलग अलग लड़े। 5-7% कम भी कर लो तब भी बहुत ज़्यादा। टिकटों के बंटवारे में लड़ाई शुरू हो जाएगी ऐसा लगता है। वो तो देखिए, आपने जब 5 राज्यों में इलेक्शन लड़े, आपने इंडिया अलायंस के अपने घटक दलों से सलाह ही नहीं किया। स्टेक होल्डर थे, उनसे भी बात करनी चाहिए। उनकी शिकायत है कि कांग्रेस ने मनमानी की है। चलिए, थोड़ी थोड़ी गिले शिकवे घर में, परिवार में भी 10 लोग, 11 लोग, 2-4 परिवार भी को पार्टनरशिप होते रहता है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी लड़े तो नहीं ना, अभी भागे तो नहीं। जो कहते थे 28 पार्टियां चल रही हैं, और कहीं सीटें को 4 मांगता है। हमारी पार्टी में भी प्रेशर होता है। अब यहाँ 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, तो कई पार्टियां हैं, तो हर पार्टी की होती है। कुल मिलाकर के अंत में ठीक होगा। हम भी चाहते हैं, दूसरे भी चाहते हैं, तीसरे। जम्मू कश्मीर की बात करें, 5 सीटों को लेकर कैसा समीकरण बनेगा? क्या
परिदृश्य रहेगा, वक्त आने पे बताएंगे। देखो अभी तो ये हाई लेवल की बात है, ये तो हमारे बीच में अभी चर्चा ही नहीं हुई। जी हमसे राय ली जा सकती है और जल्दी एक मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, चर्चा होगी। सारी परिस्थिति, सियासी परिस्थिति पे भी होगी, सिक्योरिटी सिचुएशन पे भी होगी। हालात गंभीर होते जा रहे हैं और इस पे हम राय दे देंगे। और जो फैसला निर्णय होगा पार्टी हाईकमान सारे बैठ करके जो तय करेंगे, हम उसका ईमानदारी से पालन करेंगे। जी लेकिन हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। जी रजौरी पुंछ में हालात गंभीर हो गए। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ। आपने देखा कि 5 जवान शरेआम हाईवे पे शहीद किए गए और उन्होंने 2 गाड़ियों को उड़ा करके, मुझे लगता है हथियार भी ले गए, वीडियो भी बनाते रहे। और सरकार दावे करती है कि बहुत अच्छे हालात हैं। ऐसे हालात, पहली मर्तबा मुझे लगता है कि स्टील के बुलेट्स चले हैं। स्टील बुलेट भी चले, इतनी तैयारी थी। और हाईवे पे ये तो सियासत से ऊपर उठ करके बहुत चिंता की बात है। लेकिन आप सियासत कर रहे हैं बकायदा। आज आपके स्टेट प्रेसिडेंट, हमने कहा ना किसी कि ने कहा। गंभीर चिंता है। मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, ये चिंता नहीं नहीं, कहना उन्होंने चाहिए। कहा कि सरकार विफल रही है। नहीं, सरकार पूरी ये तरह तो से नहीं नाकाम है ना। रही जिस सरकार के होते हुए 1 जनवरी से डांगरी शुरू हुआ था, अब दिसंबर होते होते जी। दर्जन बार वारदातें हो गई। जी। 2 जवान कैप्टन मेरे कालाकोट के क्षेत्र में बाजी माल एरिया में शहीद होते हैं और कई घंटे तक उनकी जख्मी उनको निकाल नहीं सके। इतना हाईडोर पक्का था और सरकार को पता नहीं, इंटेलिजेंस नेटवर्क पता नहीं। इसका मतलब नीचे सोर्स कमज़ोर हो गए, विलेज डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर हो गया। और वहाँ वो 6 महीने साल से थे। तो कब तक हम पर्दादारी करते रहेंगे? जब लोगों में जाते हैं, लोग कहते हैं इस घर में खाना खा गए। मैं भी कालाकोट के क्षेत्र में गया और पता लगता है, उस जगह भी गया। मुझे बताया कौन भाजपा के बड़ा नेता वहाँ पहुंचा, जिस सजाली का, जिस आदमी को कैप्चर करके रखा था, उसका 3 दिन पहले ही मुझे फ़ोन आया, जनाब हम डरे हुए, कोई आर्मी पिकेट नहीं लगी, कोई पुलिस पोस्ट नहीं लगी। तो ये गंभीर बातें, इस पे बोलेंगे नहीं। वो कहते कोई अफसर नहीं आया यहाँ हमें मिलने। और मैं 1 घंटे के विलम्ब पे वहाँ जब मैसेज आया गया तो उसे 100 आदमी वहाँ हिंदू मुस्लिम सब थे कि हमें डर लगता है कि वो यहाँ हैं, आसपास हैं और उनकी प्रेजेंस रहती है। तो हमने बात ऊपर पहुँचाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चिट्ठी भी लिखी, सब ऑफिसर से बात की, लेकिन कोई रिस्पांस आया नहीं। तो आप बोलेंगे भी नहीं तो लोग कैसे बचेंगे? जी। आप भी हमारे साथ जाति ना करो। अब मानते हैं ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मुझे लगता है कि पार्टी एक नहीं, विचारधारा से ऊपर उठ करके इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल विचारधारा, लेकिन कोई चर्चा करने के लिए तैयार हो। उनके पास वक्त नहीं किसी को मिलने का, विपक्ष को। जी। अब अगर मैं कहूँगा, हमने कहा था कि इस बारे में चर्चा करने के लिए हम मिलना चाहते हैं, लेकिन यह है कि कोई 17-18 सितंबर से लेकर के आज तक वक्त नहीं मिला। ठीक है, उनको क्यों नहीं रजौरी पुंछ के सारे नेताओं को बुला करके पूछा जाता कि अच्छा जी आपकी राय क्या, ना माने जी, क्या करना चाहिए? अब ये मानती है विपक्ष आप नहीं समझते ये की ठीक है? हाँ। नहीं, विपक्ष नहीं, आप जिनको भी आप सिर्फ अनदेखी की जा जलसे रही है। करते हो। जी। एडमिनिस्ट्रेशन को एक वैन दी है कि मोदी चालीसा पढ़ो और चलते जाओ जी। और पब्लिसिटी करो। उनको ये नहीं आता कि लोग वहाँ कितने सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। जी। ऑफिसर जवान हमारे शहीद हो रहे हैं। तो हमारा भी हक है कि वो बुलाते कहीं, हम ज़रूर देंगे। जी। अगर इस पर बुलाएं और हम कहेंगे लोगों के जो फीडबैक है। लेकिन मैं कहता हूँ इससे सियासत से ऊपर उठ करके रजौरी पुंछ का ये सिनेरियो बहुत ध्वस्त हो जाएगा, अगर क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और बाकी लगा भी कुछ ना हुआ वो हुआ। रविंद्र जी, आपने मिलिटेंसी जब पीक पर थी और ये जिला आपका अपना है रजौरी पुंछ में, वो दिन भी देखे हुए हैं और वो दिन आपको लगता है कि लौट के आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अभी उन्होंने सिविलियन को टारगेट नहीं किया डांगरी के अलावा। हाँ, डांगरी में किया। ठीक है, साल के पहले दिन हाँ, सरकार दावे करती थी। 31 दिसंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि जनाब सारा सफाया हो गया, जम्मू सुबह साफ हो गया। 1 जनवरी को हमला होता है। एलजी साहब भी वहाँ गए, हम भी गए। हमने सभा में उनको कहा कि यहाँ विलेज डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा कि जो पहले थी उसको ढीला कर दिया गया, हथियार को जमा हो गए, नए हथियार मिले नहीं, SLR नहीं मिली। नेटवर्क बनना चाहिए कि गांव-गांव में यूथ ऐसे लोग हैं, वो एक पेटी हो जी। आसपास पिकटें हों ताकि उनका ज़ाब्ता हो। ये नहीं कि हर जगह पिकट होगी,
2-4 किलोमीटर में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ताकि उनको अगर कहीं छेड़ हो, फायरिंग हो, ये हो, वो नज़दीक से पहुँचे, लोगों को बचाएं। अगर किलिंग शुरू हो गई, क्योंकि प्रेजेंस तो उनकी है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, आका उनको क्या कहते हैं, अभी तो आर्मी के इतने बड़े काफिले पे हमला कर सकते हैं, मेंढर में कर सकते हैं, DKG में कर सकते हैं, कोटरंका में वो मिले, नाला बम्बल में वो मिले, बाजी माल में वो मिले, तो ये तो ये अचानक 2 सालों से कैसे बढ़ गई है? ये तो सरकार बता सकती है, आप देख लीजिए। पहले छुटपुट होती, हमें भी लगता था कि नहीं, आप पहले 15-20 कहते थे, आज 20-25 हो गए, और कोई कहता है 250 से 300 हैं, ठीक है ना। आज आपने देखा 5-7 बढ़ गए, तो अंदाजे से इनको गिनती आ जाती है, चलो होंगे। लेकिन मैं तो मानता हूं कि वहाँ सपोर्ट सिस्टम उनको है जी। और ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड, स्लीपर सेल सब कुछ इंटैक्ट था, वो रिवाइव कर गए, और इनकी वीडियो डिफेंस मैकेनिज्म जो था वो कमज़ोर पड़ गया जी। और उसको कोई नहीं पूछता। हम उन नौजवानों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, तो इसलिए ये सियासत की बात नहीं है जी। अगर कोई वारदात होती है तो हमको भी उतने दुख होता है, और हम सवाल भी ना करें तो सरकार तो आज भी उन्होंने का बयान आया हुआ कलकत्ता से LG महोदय का कि डेथ बेड पे है, 5 जवान शहीद हो गए और मिलिटेंसी डेथ बेड पे है। ये पिछले कई सालों से हम सुनते हैं कि लास्ट लेग पे है, वो लास्ट लेग कब खत्म होगी वो पता नहीं जी। लेकिन हम भी मान लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल रहना चाहिए इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए? आप बड़े मंझे हुए सियासत नहीं कि आपसी तनाव तो नहीं कि हम डिफ्यूज करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से इनपुट लें, को क्रेडिबल सीनियर अफसर ले, तो हमको भी इनपुट जो होगा वो शेयर करेंगे जी। लेकिन अगर जलसा करेंगे 100 आदमी में, उसमें किस किस्म के लोग बुलाएंगे वो हम क्या कहेंगे। खतरा सबको है, कितनी सिक्योरिटी दी है इन्होंने, सबकी सिक्योरिटी जो है वो डाउनग्रेड कर दी है, वो छुट भैया बीजेपी के नेताओं के पास है। आप देखेंगे, आपके चैनल पे आएंगे, बाहर जा करके देख लेना, ठीक है, मैं भी आपके सामने हूँ, ठीक है। मगर यह कि जो पंच सरपंच भी रहे हमारे भाई, वो उनके पास सिक्योरिटी अच्छी है, जो शहर के आसपास घूमते हैं, प्रोटोकॉल है। लेकिन आप कालाकोट जाएंगे या उधर जाएंगे, जो लोग हैं तो सिक्योर नहीं। अगर वो कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं, वहाँ खतरा भी है कि आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाती है, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। और यह है कि 1-2 PSO हो, वो भी अगर कोई एक छुट्टी पे हो, कोई बीमार हो तो अकेले ही जाना पड़ता है। हम भी रूट दे के जाते हैं, लेकिन क्या पता लगता है, जो शरेआम हाईवे पे 3 बजे फौजियों को अटैक कर सकते हैं, तो हमारे पास कौन सी सिक्योरिटी है जी। लेकिन यह है कि ये और भी लोग हैं, ये मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग वनरेबल हैं, मांग के आप छोड़ दिया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं, ठीक है। मुझे याद है गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, देखिए आज वो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कश्मीर में कांग्रेस के डेलीगेशन को भी बुलाया और क्लोज डोर में उन्होंने हमसे बात की, जो बात सच है वो सच है। उन्होंने हमसे पूछा, इनपुट भी दिया, जो वहाँ के तजर्बेकार लोग जिन्होंने मिलिटेंसी को देखा है, और वो क्लोज डोर में जो बता सकते थे उनको बताया गया कैसे करना चाहिए, उसका कामयाब क्या हुआ, कुछ किया उन्होंने। लेकिन ठीक है, हो सकता है हमसे ज़्यादा समझदार हों, उनके पास इनपुट ज़्यादा होते हैं, एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी एजेंसी, हम नहीं कहते, लेकिन कुछ पब्लिक के साथ रब्ता रहता है जी। मैं ही नहीं, और बड़े लोग हैं राजौरी पुंछ में भी, बाकी जगह पे भी, तो हायर लेवल पे, कॉन्फ्रेंस लेवल पे बुलाया करते थे। पहले हमारे टाइम पे गवर्नर रूल होता था, और गवर्नर रूल में ऑफिसर लोग इलाके के सीनियर अफसरों, लीडर्स को, मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों को बुला के चाय पे बुला के पूछा करते थे। वो भी चाहते हैं कि कोई बात की जाए, क्योंकि वो भी खतरे से खाली नहीं होते जी। गोली उनके लिए तैयार होती है, इसलिए जो बात होती है कोई नहीं चाहता यहाँ मिलिटेंसी हो, इसलिए ठीक है। सरकार की सियासी जमातों के लोग जो नेता होते हैं वो अमूमन पब्लिक के बीच में जाते हैं। पब्लिक को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए आपको कि इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें पुलिस के साथ। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ जिस चैनल पर नहीं कर सकता, अच्छा नहीं। मैं जिस जगह गया वहाँ उन्होंने कहा यहाँ सच्चों में नहीं आया, मैं वो बात कहूँ, और रियाजी साहब को मैंने बताया था, चौकी अफसर आया, नहीं इतनी सरकार सीरियस है, उन लोगों को पुलिस पीछे पड़ेगी तो आप बचाएंगे, इसलिए आप जो पूछते हैं वो यहाँ ज़्यादा बताऊँगा ख़राब बात है। लेकिन हम जानते हैं कई बातें ऐसी हैं जो दावे और होते, तो इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए।
हमें भी जो इनपुट होगा वो जरूर शेयर करेंगे। खतरा बढ़ते जाएगा तो कोई महफूज नहीं है, लीडर्स भी मारेंगे, सब पार्टियों को मारेंगे, इसलिए वो किसी के दोस्त नहीं है। उनको जो सिग्नल आता है वो करते हैं। तो ये नहीं हम कहते हैं जवान जान पे खेल रहे हैं, बहुत मेहनत करती है सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस, आर्मी, लेकिन पब्लिक का कोऑपरेशन भी होता है, लेकिन डर भी होता है जी। और फिर वो बाद में शिकायत करते हैं आप टाइम पे आपने इतला दी थी। कई बार उनको भी जार पड़ती है, फिर वो सोचते हैं छोड़ो यार, राम भरोसे रहो, ठीक है। कई बार वो पुलिस के बजाय आर्मी को बता देते हैं, जो उनके पास जिस पर विश्वास हो जी। तो इसलिए इससे ज़्यादा अच्छा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हालात को ठीक करने के लिए काफ़ी सबसे बीजेपी के नेताओं से भी लेनी चाहिए, वर्करों से भी लेनी चाहिए, कॉन्फिडेंशली आपको लेना चाहिए, इनपुट इकट्ठा करना चाहिए। जो किसके पास सूचना है अगर आपको वो अच्छे लगते हैं उनसे पूछो जी। लेकिन यह है कि जो हमें पूछेंगे या कहीं पर राय होगी वो ज़रूर, लेकिन और हमसे बड़े नेता हैं जो कि ज़्यादा पब्लिक में उन्हें वल्नरेबल एरियाज़ में भी हैं, उनको एक्सपोज किए बगैर आप करेंगे तो फ़ायदेमंद होगा जी। मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में। जी रणधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 16 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र